नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देगी। सीएम ने कहा कि राज्य में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मिलेगा या उसे किसी रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य से राज्य सरकार एक कौशल मैपिंग अभियान शुरू करने जा रही है। इसके बाद आवश्यकता के अनुरूप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। आगे सीएम ने कहा कि कोई भी परिवार रोजगार से वंचित नहीं रहेगा। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। 3 जून को कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें आरोपित बिल्डर हाजी वसी से उसके कारोबारी संबंध सामने आ गए हैं। मामला सामने आने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि मेरे संबंध बिल्डर हाजी वसी से थे, लेकिन 3 जून की हिंसा से कोई संबंध नहीं है। आगे सपा विधायक ने बीजेपी नेताओं पर साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ जाकर नई सड़क पर हुए उपद्रव के मामले में शिकायत करूंगा। इरफान ने कहा कि बीजेपी की नजर में सिरसा मऊ सीट किरकिरी बनी हुई है, इसलिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार कराया जा रहा है और उनका नाम हाजी वसी के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात के बाद शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी अब भी जारी है। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने एक ट्वीट किया जो कि काफी चर्चा में है। ये ट्वीट उन्होंने सपा की प्रवक्ता पर निशाना साधते हुए किया है। अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर लिखा कि अभी एक बयान मेरे संज्ञान में आया है जो समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता साहब ने दिया है। ये वही लोग हैं जो आज समाजवादी पार्टी की हार और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो अपने स्तर तक बात रखें, आजम खान साहब तक ना जाएं, वरना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। दरअसल अब्दुल्ला आजम खान का निशाना समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी पर था। सूत्रों के अनुसार पूर्व एमएलसी ने कहा कि आजम खान साहब के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। उनके सवाल पर कई बार विधानसभा की कार्रवाई रोकी गई है। इस मुद्दे को विधानसभा में वरिष्ठ नेताओं ने भी उठाया है। विधान परिषद में मैंने भी सवाल उठाया है। वहीं संभल में कल की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने सरकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर रखे जाने की मांग की है। यतीन्द्रानंद ने यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट की तरफ से सनातन धर्म की पढ़ाई कराए जाने के फैसले का स्वागत किया है। महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि एएमयू का नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय कोई भी हो उसमें धर्म संप्रदाय और पंच नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में केवल शिक्षा प्रदान करने का कार्य ही होना चाहिए, जिससे कि अच्छे और संस्कारी छात्र समाज को मिल सके। वहीं माफिया ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने अरुण सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। बता दें कि ब्रजेश सिंह को मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराए जाने के मामले में जमानत मिली है। जानकारी के अनुसार ब्रजेश सिंह अपने ऊपर दर्ज अधिकांश मामलों में बरी हो चुके हैं। वहीं कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 62 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद से पुलिस के पास पकड़े गए लोगों के परिजन लगातार पहुंच रहे हैं और उन्हें निर्दोष बता रहे हैं, जिसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें जांच कर निर्दोष या दोषी होने का पता लगाया जाना था। जब कानपुर हिंसा मामले की एसआईटी ने जांच की तो पता लगा कि 6 लोग निर्दोष थे। इन 6 को दंगे का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया था, मगर अब पुलिस ने 2 लोगों को कोर्ट से 169 की कार्रवाई के बाद जेल से रिहा कर दिया है। जल्द ही 4 अन्य लोगों को भी पुलिस 169 की कार्रवाई पूरी कर रिहा कर देगी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। वहीं प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग की घोषित बिजली की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। अच्छी खबर यह है कि 100 से कम और 500 यूनिट से ज्यादा बिजली का प्रयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल कुछ कम हो सकता है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने बिजली की नई दरें जारी करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7 रुपए का स्लैब वापस ले लिया है। ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में करीब 10% की कमी की गई है। घरेलू बिजली की अधिकतम दर 6.5 रुपए प्रति यूनिट होगी। नई दरों के मुताबिक 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.5 रुपए दर देनी होगी। विद्युत नियामक आयोग प्रदेश के 1.20 करोड़ गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। पहले इन उपभोक्ताओं से 3.35 रुपए टैरिफ चार्ज किया जाता था, अब वे सिर्फ 3 रुपए टैरिफ देंगे। शर्त यह रहेगी कि वे 1 किलोवाट 100 यूनिट के अंदर ही रहेंगे। वहीं वाराणसी में आगामी मुहर्रम के त्योहार को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में ताजिए के मार्ग आदि को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए पुलिस ने लोगों से शांति से त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जुलूस में शस्त्र आदि के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। ताजिए का जुलूस पहले ही निर्धारित मार्ग से ही पारंपरिक तरीके से निकाला जाएगा। कोई नया प्रचलन अमल में नहीं लाया जाएगा। जुलूस निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, तो परमिशन सभी को दी जाएगी। इस बैठक में एडिशनल एसपी नीरज पांडे, सीओ सदर सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लोता थाने में आज मुहर्रम के संदर्भ में ये तीसरी मीटिंग की गई है, जिसमें कई विभाग के अधिकारी, हमारे पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, नगर निगम के अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी, ये सभी मौजूद थे। राजस्व के अधिकारी थे और जो भी उनकी समस्याएं आईं उनको निराकरण का भरोसा दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन उनसे क्या चाहता है, इस बात की मीटिंग की गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह से जुलूस निकालें, किस तरह से अच्छे ढंग से त्यौहार को मनाएं और जो चीज़ें मना की गई हैं, जो प्रतिबंधित हैं, जैसे शस्त्र का प्रदर्शन या किसी सार्वजनिक जगह पर कोई आयोजन, रास्ता चलते रहना, ये सब इनको बताया गया है और लोगों ने ये कमिट किया है कि वो इस तरह से त्यौहार मनाएंगे कि जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो और ये शांतिपूर्वक चलता रहे। वहीं बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार के घर पर किसी मनचले ने धमकी भरा पत्र चस्पा कर दिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ब्राह्मण परिवार को जो धमकी भरा पत्र मिला था उसमें लिखा था कि तू हिंदुओं का ज्यादा ठेकेदार बनता है, तुझे और तेरे परिवार को मार दिया जाएगा। इस घटना के बाद ब्राह्मण परिवार ने नजदीकी थाने में जाकर घटना की जानकारी देकर शिकायत दर्ज करवाई। घटना के संबंध में एसएसपी ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है। देखने से लगता है किसी ने माहौल खराब करने के लिए ऐसा किया है। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने गांव के दोनों समुदाय से भी बातचीत की है। गांव में सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है। आज सुबह जब मैं अपने उठा किवाड़ गेट की खोली, मेरी किवाड़ पर पर्चा चिपका हुआ था धमकी भरा। ये लिखा है उसमें कि दिनेश पंडित जी ज़्यादा हितैषी बनना, हिंदुओं के छोड़ दो, न सारे परिवार 8 दिन के अंदर मारा जाएगा। ये काम सब छोड़ो, हिंदुओं में भी तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए सब खत्म कर दो ये कहानी, ना तो सब घर मारा जाएगा। प्रथम दृष्टया तो गांव में ऐसी कोई बात समझ में नहीं आई। वहां पे हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा पंचायत की गई और सब लोगों से मिलजुल कर देखा गया। वहां की स्थिति बिल्कुल सौहार्दपूर्ण है। एक व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि हमारे साथ इस तरह की कोई पर्ची दी गई है, तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर माहौल खराब करने का प्रयास किया। वहीं शाहजहांपुर में 12 साल की उम्र में गैंगरेप की शिकार हुई पीड़िता को 28 साल बाद न्याय मिला है। पुलिस ने गैंगरेप के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के 28 साल बाद अदालत के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद हुए डीएनए टेस्ट में दोनों आरोपियों में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी गुड्डू को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गैंगरेप के बाद किशोरी गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। बड़े होने पर बच्चे ने अपने पिता का नाम मां से जानने की कोशिश की, तो मां ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कराया था।
वहीं प्रदेश में बीते कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि राज्य के पूर्वांचल वाले इलाके में अब भी औसत से काफी कम बारिश हुई है, जिससे सूखे के हालात बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 32 जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।